नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं डी लल्लन टॉप। साथ में है नरेंद्र ठाकुर जी और ये है हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दर्पण। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा, शुक्रिया पूछने के लिए। नरेंद्र जी, आज हम कुल 3 मुद्दों पर बात करेंगे और पहला मुद्दा है फेडरल बैंक की मीटिंग से जुड़ा। फेडरल बैंक अमेरिका के लिए वही है, दर्शकों को बता दें, जो आरबीआई भारत के लिए है, कमोबेश। और बेशक ये अमेरिका की मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका की स्थिति दुनिया में ऐसी है नरेंद्र जी कि उसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका जब छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो बिल्कुल। जाता है। तो बिल्कुल। अमेरिका की छींक अब की वहां की लिक्विडिटी है, इन्फ्लेशन है, बॉन्ड यील्ड है, और जुकाम के रूप में भारत को मिला है रुपये का गिरना। पूरा गणित क्या है नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे दर्शक। बेसिकली दर्पण इस टाइम जो है यूएस में इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट है, मतलब 40 सालों से सबसे ज्यादा। वो हम्म, है 6.8%। तो हम्म, इतना ज्यादा जब एक तरह से मुद्रास्फीति दर है वहां पे, तो वो एक लेवल पे ये चाह रहे हैं कि इसको अब जो है कम करें। तो कम हम्म, करने का तरीका वो उनको ये लग रहा है, जो इंडिया में भी आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से वहां पे जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। तो हम्म, वो ये और वही मौद्रिक नीतियां बनाते हैं। तो उनको लगता है कैसे इसको कम किया जाए। तो जनरली जब कीमतें ज्यादा होती हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट हाई है और हाईएस्ट है 40 सालों में अमेरिका में, जिसको हम कह रहे हैं कि 6.8% है। तो फेडरल रिजर्व को ये लग रहा है कि अब जो है टाइट की जाए मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति। उसका मतलब क्या है, यदि सीधे शब्दों में कहें हम, कि अब जो है मुद्रा जो लोगों के पास जा रही है उसमें कमी की जाए। हम्म, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा पैसा चला, या डॉलर वहां के बारे में बात करें हम, हम्म, डॉलर ज्यादा चले गए हैं। इस कारण से उनको अब जो है हमें कम देना है, जिससे कि कम थोड़ा सा इन्फ्लेशन चेक हो। हम्म, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कम कैसे कर सकते हैं। हम्म, उनका तरीका ये है, वो ये हिंट दे रहे हैं, फेडरल रिजर्व ये हिंट दे रहा है कि अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो जैसी ब्याज की दर जो है अभी लगभग 0% है वहाँ रेट ऑफ हम्म, इंटरेस्ट। तो यदि उसको आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे क्या होगा कि लोन लेना लोगों का वो मुश्किल हो जाएगा, या पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक तरह से टाइट कर देंगे जी, मॉनेटरी पॉलिसी, जी, जी, जिससे कि वो कह रहे हैं एक तरह से कि हम इन्फ्लेशन को चेक कर पाएंगे, हम्म, इतना ज्यादा जो हुआ। हम्म, तो उससे मतलब एक तरह से जो दिक्कत आ रही है अभी इन्फ्लेशन रेट की, वो ठीक हो सकती है। उसी के तहत क्या हुआ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिग्नल कल आया था कि बढ़ सकता है, फेडरल रिजर्व की कमेटी की मीटिंग है, और है ना, उसके उसके तहत जो है, तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स लगे रहते हैं, जो मेरे इंडिया में जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, आप जिसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, या इन्वेस्टमेंट जो है, हम्म, उन लोगों को लगता है, वो एक तरह से क्या क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन पे चलती है मार्केट, है ना। तो वो इनको ये लग रहा है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो रहा है वहां पे, क्योंकि अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है, हाँ। हम्म, तो और उनको अपना इन्फ्लेशन चेक करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हाई करना चाहते हैं। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ हाई मिलेगा। जहां उनको रेट हाई मिलता है वो वहां चले जाते हैं। एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न जो है उनको हाई मिलने लगता है। पिछले मतलब एक तरह से 15 दिनों से, मतलब यदि हम दिसंबर में कहें, तो लगभग एफपीआई जो है हिंदुस्तान की मार्केट से लगभग 23,000 करोड़ रुपया जो है ले गए हैं। मतलब यहाँ से आउटफ्लो उसको कहते हैं, बाहर चला गया पैसा। और हम्म, यदि वेडनेसडे को हम देखें, मतलब कल की बात हम देखें, तो लगभग 3.4 करोड़ 4,000 करोड़ रुपया, 3,401 करोड़ रुपया जो है वो बाहर गया, आउटफ्लो हुआ है एफपीआई का। क्योंकि हम्म, उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां ज्यादा मिलेगा। समस्या वहां की बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, कि छींक जो है वो अमेरिका को आ रही है, और मार्केट में या अपनी एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट में इंडिया के वहां इम्पैक्ट आता है। और सिर्फ इंडिया में नहीं आता है, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी आता है। और हमें पता ही है, दर्शकों को पता ही है, कि सबसे हाईएस्ट इस टाइम जो जीडीपी है वो $20 ट्रिलियन, वो तो अमेरिका का ही है। और दूसरा नंबर जो है वो चाइना का है, $12 ट्रिलियन। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो एक्सचेंज रेट्स हैं, हम्म, वो जो है वो गाइड जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी से होते हैं, अमेरिका के पॉलिसी से होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। बिल्कुल। तो ये बात है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, दूसरी खबर में चले उससे पहले, कि शेयर मार्केट की आप स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं और डॉलर वर्सेस रुपया जो आप बात करना चाह रहे हैं, दोनों में ही शेयर मार्केट में भी अगर आप आज के दिन को छोड़ दें तो अपने 18,500 या 18,600 का जो उसने पीक लगाया था निफ्टी की अगर बात करें, तो वहां से काफी करेक्शन हुआ है। उसमें
उसमें एक बात रह गई थी दर्पण में, इनफैक्ट दो बातें रह गई है, मैं वो जोड़ना चाहूंगा जरूर। एक तो ये है कि ये जो कल की बात थी, आज जो खबर आ रही है, जो आप जिस तरफ हिंट भी किया आपने अपनी बातों में, वो ये है कि फेडरल रिजर्व ने ये कहा है, अभी जो पावेल हैं उसके, हाँ, जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा है फेडरल रिजर्व ने कि हम अभी नहीं बढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है कम है, और हमें उतनी समस्या नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इन्फ्लेशन रेट हमारा हाई है, तो थोड़ा हम रोक रहे हैं उसको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात है। इस कारण से जो कल की खबर थी जिसमें कि बढ़ाने वाला है, और आज जब मीटिंग हुई है, जो वो उसकी न्यूज आ रही है, उसमें उन्होंने अभी भी उसको होल्ड किया और कहा है कि नेक्स्ट ईयर से हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पहले जो उसमें पार्ट में जो है, या पहले उत्तरार्ध में जो है फाइनेंशियल ईयर के, उसमें बढ़ाएंगे। उससे क्या हुआ है, दोबारा ये पॉजिटिव खबर है, तो स्टॉक मार्केट में हमें वो जंप दिख रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, कि अभी भी स्थिति जो है थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन ये जरूर है कि कल जो है वो डाउनफॉल था, जो स्टॉक मार्केट में भी था। और दूसरा जो उसका साथ में पार्ट में रिलेट करना चाह रहा हूँ, जो जिस तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है, या रुपए के मुकाबले हमें कितने जो है $1 को खरीदने में देने पड़ते हैं, तो वो पिछले कुछ दिनों से वो यही स्थिति चली हुई थी, जो हम कह रहे हैं दिसंबर में 23,000 जो है करोड़ वापस एफपीआई चला गया बाहर। तो इसलिए रुपए की मांग कम हुई है और डॉलर की मांग जो है बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो हमारा रुपए की जो वैल्यू है वो गिर रही है। इसलिए ये जरूर है कि अभी थोड़ा संभला है। कल जो है वो 76.23 था, हाँ, 176.23 का $1 मिल रहा था, और आज जो है उसकी वैल्यू है 76.10 का हो गया है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, और उसका कारण यही है कि जो आज एक्चुअल जो खबर आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिसीजन फेडरल रिजर्व का है, उन्होंने होल्ड किया है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कि अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाने वाले हैं। इस कारण से थोड़ा स्टॉक मार्केट पे और उस चेंज का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। जी, दूसरी खबर की ओर को जाए नरेंद्र जी, तो उससे पहले जरा इसको फिर से अपने दर्शकों के लिए एक बार समअप कर देते हैं। तो फेडरल बैंक की यूएस की मीटिंग थी 16-17 को, हमारे हिसाब से जो नाइट में कंप्लीट होती है। तो उससे पहले, मीटिंग से पहले अगर आप देखें, डॉलर के रेट्स हों, चाहे शेयर मार्केट हो, इवन गोल्ड के बारे में, गोल्ड अगर आप देखें कमजोर होना हो, हर तरफ उस शीख का असर था, जैसा कि हमने कहा। लेकिन जो मीटिंग का जो रिजल्ट आया है, कैंसिल नहीं हुआ है, चीजें पोस्टपोन हुई हैं, और थोड़ा बहुत वो अभी भी बना हुआ है भय, जिसे कहते हैं एफआईआई डीआईआई में, या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन अभी के लिए वो टल गया है। अगले साल 4 किश्तों में बढ़ाने की मेरे ख्याल से बात की गई है। इस तरीके से इसको समझ किया जा सकता है नरेंद्र जी, पूरी बात को। बिल्कुल, मतलब यही फेडरल रिजर्व ने कहा है कि 3 किस्तों में हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि 25 बेसिस होगा। तो इसका मतलब है 0.25% इंक्रीज करेंगे अगले साल आने वाले में, फिर 0.25% दूसरी खेप में, फिर तीसरी खेप में फिर 0.25%। इसका मतलब टोटल वो 0.75% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी नहीं लेकिन आने वाले साल में। नरेंद्र जी, दूसरी खबर का कीवर्ड है लो इनकम इन्वेस्टर्स, और इनसे जुड़े हमारे पास 2 सवाल हैं जिनके बारे में हमने ऑफलाइन भी डिस्कस किया था। तो एक एक करके लेते हैं। पहला सवाल इक्विटी मार्केट से जुड़ा है और दूसरा क्रिप्टो से। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक पिछले 15 महीनों में कम आय वर्ग वाले और छोटे शहरों वाले लोगों ने जमकर पैसा लगाया है। अक्टूबर खत्म होते होते देश में 1,30,00,000 करोड़ यानी ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थे जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे कम थी। मतलब भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने वाले लोगों में 70% से ज्यादा 5 लाख की आय से कम वाले लोग हैं। हालांकि इनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, कुल इन्वेस्टमेंट का 28.54% है, क्योंकि आय कम है, पैसे भी कम लगाते हैं। दूसरी तरफ 1 करोड़ वार्षिक आय वाले कुल 1,35,691 इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इनका कुल कितना पैसा लगा हुआ है? 30.94 पैसा मार्केट में या फिर कहें म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है।
और म्यूचुअल फंड्स में ही नहीं, सीधे इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, और इनमें छोटे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है। नरेंद्र जी, ये तो हम सब पिछले कई माह से देख ही रहे हैं कि जमकर डीमैट अकाउंट खुलने की खबरें आ रही है। शेयर मार्केट में भी खूब बम बम रही थी। सिर्फ एफआईआई या डीआईआई जिनकी आपने बात की थी उनकी ही नहीं, छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स की भी। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? पहले हम इक्विटी की बात करेंगे, फिर दूसरा हम लोग क्रिप्टो पे भी जाएंगे। बिल्कुल, ये आपने डेटा बताया, मैंने जो खबर देखी है और वो सेबी ने डेटा दिया है कि क्या इन्वेस्टर्स का क्या इकोनॉमिक प्रोफाइल है। और इनफैक्ट हम अपने कमेंट्स में भी देख सकते हैं, जब क्रिप्टो पे या स्टॉक मार्केट पे बात होती है तो लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं, और उसी जो हम खर्चा पानी में बातें करते रहते हैं, हम्म। तो बिल्कुल उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो आपने बोला कि इन्वेस्टर जितने हैं हमारे, उसमें 70% जो हिस्सा है वो लोग हैं जो कम आय वाले हैं, जो 5 लाख से कम पैसा कमाते हैं। तो इसका हम्म। मतलब हो गया कि लगभग 3 में से 2 लोग ऐसे हैं या ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो गरीब हैं या मतलब लो इनकम ग्रुप वाले हैं। और उसमें बिल्कुल आपने सही बोला, उसको हम लेवरेट भी कर सकते हैं कि लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो कि 10 लाख से कम पैसा कमाते हैं। तो हम्म। ये बात सही है कि अराउंड 40%, 40 to 50% जो इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट है, वो इन 2 आय वर्गों से आ रहा है। तो हम्म। ये कहने के लिए या मतलब एक तरह से समझने की बात ये है कि ये और इसका कारण क्या है, मतलब इस चीज को समझें तो उसका कारण ये है कि पिछले दिनों में हमने देखा है, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है सेविंग पे या फिक्स डिपॉजिट्स पे, जो बैंक दे रहे थे, या पोस्टल डिपॉजिट्स जो होते हैं, तो उनको लगता है कि कोई और विकल्प देखा जाए जिससे कि हमें हमारी आय आए। तो हम्म। जाहिर सी बात है, जो आप बोल ही रहे हैं कि वो करोड़ों लोग जो है ऐड हुए हैं पिछले 2 सालों में या 1.5-2 साल में। तो हम्म। इसका मतलब है कि छोटे या एक तरह से कहें कि लो इनकम ग्रुप जो हैं या मिडिल इनकम ग्रुप जो हैं, उनको ये लगता है कि हमें रिटर्न जो है वो हाईएस्ट जो है अब स्टॉक मार्केट में मिल सकता है या म्यूचुअल फंड के थ्रू मिल सकता है, ना कि फिक्स्ड डिपॉजिट से। और लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो आप आगे मेरे ख्याल बात कर ही रहे, रेफरेंस दे ही रहे हैं कि क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो हमारी पहले वाली बात से लिंक होती है, कि हम्म। अमेरिका में भी वही समस्या आ रही है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है। हम्म। वहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो रही है। हम्म। और सेम बात जो है आरबीआई में भी ये बात चल रही है, और हम पहले भी बात करते रहे खर्चा हम्म। पानी में, दर्शकों से हमने बात की है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ने वाला है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे भी इन्फ्लेशन की समस्या हो रही है, जो कल आपने बात की और हम लोग भी बात करते रहे हैं कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 14% से ज्यादा हो गया, मतलब डबल डिजिट में भी 14% से भी ज्यादा, जो बहुत बड़ा वो है। 6% में ही रोने लगती है सरकार है, अगर डब्ल्यूपीआई को कंसिडर करें तो, कल जैसे सही बात में। की थी। और उसके लिए वो टाइट टाइट मतलब एक तरह से मनी कम किया जाए मार्केट में, उसके लिए हम्म। आरबीआई बिल्कुल डिबेट कर रहा है, और जो डिबेट फेडरल रिजर्व में चली हुई है, और उसके तहत तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात है। हम्म। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है कि कुछ टर्न अप जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनकम ग्रुप के जो 70% जो है वो 5 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले हैं, नेचुरली थोड़ा सा टिल्ट, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े बैंकों में, तो दोबारा अपनी सेफ्टी वो जो है अपने डिपॉजिट्स की, अपने कैश की या अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो बैंक्स में करें। नवीन जी, इसका ना एक और एस्पेक्ट है। जब हम लो इनकम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, मुझ जैसे या आप जैसे इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो उनकी सुरक्षा, फर्स्ट टाइम खासतौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका कोई सीए उनका अकाउंट मैनेज करे या कोई पोर्टफोलियो उनका मैनेज करे, उनकी सुरक्षा चाहे वो सीबी के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे अन्य रेगुलेटरीज के माध्यम से हो, वो सुनिश्चित भी की जानी चाहिए, और उनको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मार्केट का बढ़ना ही देखा है। कोविड के दौर के बाद एक बार मार्च 2020 में जो गिरा था, उसके बाद मार्केट बढ़ता ही रहा है। तो उनके लिए या इस तरीके से आप क्या मतलब बताना चाहेंगे, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें दो बातें कहनी है, एक दोबारा, क्योंकि कमेंट्स पे अच्छा है कि हम आंसर भी करते रहते हैं और ये हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, और मैं भी थोड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं। जी। तो जनरली जब हम ये बात कर रहे थे कि नहीं क्रिप्टो करेंसी को, मतलब ये बात भी आ रही है गवर्नमेंट का एक तरह से वो एक तरह स्टेटमेंट आ गई थी
जो कि बाद में उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट है नहीं है कि हम बैन करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को। हम्म। तो जनरली ये कमेंट से लिखे जा रहे थे कि मोदी जी को अगली बार हम वोट नहीं देंगे यदि इन्होंने बैन कर दी। और वो इसी से लिंकेज होता है कि 70% लोग यदि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने कम आय के जी। हैं, तो इसलिए उनको उतने ही वो असुरक्षित लगते हैं। और नेचुरली वोट बैंक मेनली तो वही है, जो गरीब तबका है, और हिंदुस्तान जो है वो एक हम्म। डेवलपिंग कंट्री है। नहीं, तो वो सबके लिए ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे नीतियां, मतलब ये बड़ी एक पैराडॉक्स है, ज्यादातर केसेस में, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, नीतियां कॉरपोरेट को, अमीरों को देख के बनाई जा सकती है क्योंकि चंदा वहीं से आता है, लेकिन अंततः वोट बैंक गरीबी है। क्यों है? क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट भी डायलेमा में है इस पॉइंट को लेके। लेकिन ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि सरकारें लोगों के लिए होती है और लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो लोगों का जो हित है उसको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके पास देखिए वो इतने एजुकेटेड नहीं है। अब जब उतने एजुकेटेड नहीं है तो अमेरिका में क्या हो रहा है, फेडरल रिजर्व क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ क्या है, वहाँ इन्फ्लेशन रेट क्या है, और यहाँ क्या इन्फ्लेशन रेट है, तो क्या ये मौद्रिक नीति है। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोग खर्चा पानी में यही हमारा पर्पस है कि जी इतना बिल्कुल। आसान शब्दों में लोगों को ये समझा पाए जिससे वो एजुकेट हो पाए, कि उनके पास प्रॉपर शिक्षित हो पाए, इस कारण से वो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट करें और उनका कम से कम रिस्क हो और हाई रिटर्न हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम बातें करते रहते हैं। तो और इसलिए हम एक लेवल पे मतलब एक तरह से पॉलिसी मेकिंग के लिए बोलते रहते हैं कि जी यदि मान लीजिए इतना बड़ा ग्रुप जो है और इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स कोविड-19 पैंडेमिक में यदि वो इस तबके से आ रहे हैं, तो सरकार का रोल या हस्तक्षेप करना उतना ही जरूरी हो जाता है, खासकर जहाँ पे असुरक्षा ज्यादा है, जहाँ पे अनसर्टनिटी या वॉल्टिलिटी ज्यादा है मार्केट की, खासकर शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या फाइनेंशियल मार्केट की जो बात हो रही है। असुरक्षा की बात आई, तो इसी के दूसरे सेगमेंट पे आता है क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में बीच बीच में हम बात भी कर रहे थे। एक और जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड तो इससे जुड़े रिस्क के सामने कहीं नहीं ठहरता, ये हम जानते ही हैं। और इसके लिए नरेंद्र जी, मुझे आपको डेटा देखने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि लो इनकम और छोटे शहरों गांवों के लोगों का इसको लेकर कितना बड़ा क्रेज है। और इसके रिस्क के बारे में आरबीआई, सरकार, वित्त मंत्रालय, हर कोई एक नहीं एक से ज्यादा बार सचेत कर चुका है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन ने भी इस पर कड़े नियामक लगाने की बात की है। हालांकि क्रिप्टो में बैन लगाने को लेकर उनका मानना है कि व्यवहारिक रूप से बैन लगाना अभी पॉसिबल नहीं है या सही नहीं है। तो इनके कमेंट पे आपका क्या कहना है, और फिर वही क्रिप्टो करेंसी को लेके जो इक्विटी को लेकर आपने बातें बताई। बिल्कुल, मैं उस खबर को मैं भी पढ़ रहा था दर्पण की। गीता गोपीनाथ काफी रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं और बहुत रैशनल इकोनॉमिक्स लगते हैं। और कल वो प्राइम मिनिस्टर से मिली हैं, और उन्होंने कल एक स्पीच भी दी है। एनसीईआर एक इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में रिसर्च करते हैं दिल्ली में। तो उन्होंने बिल्कुल ये बात कही है कि बैन पॉसिबल नहीं है और बैन करा जाना भी नहीं चाहिए, और उसको रेगुलेट करने की जरूरत जरूर है क्रिप्टो की। क्योंकि वही वो बात उसी से लिंक हो रही है कि यदि इन्वेस्टर्स कोविड-19 पैंडेमिक में यदि वो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में गए हैं, और वो जो डेटा रिफ्लेक्ट कर भी रहा है सेबी का, तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी में भी लोग गए हैं, और वो हमारे कमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमेशा लोगों की एक इच्छा होती है कि इसके बारे में बात करें। और अच्छा है कि हम लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं और एजुकेट करते रहते हैं दर्शकों को, और दर्शकों के जो कमेंट आते हैं उससे हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, और वो जो गवर्नमेंट भी कह रही है, चाहे आरबीआई है, सेबी है, लेकिन डायलेमा जरूर है कि अभी भी पार्लियामेंट में वो बिल नहीं ला पाए हैं, क्योंकि वो डायलेमा यही है कि रेगुलेट भी कैसे करें या रेगुलेशन की क्या प्रोसेसेस हैं। तो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आ ही रहे हैं कि इसमें हमारी बात चल रही है, हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन बैन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। और उसमें दूसरी बात ये भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लीगल टेंडर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, या हम इसको एक करेंसी के रूप में जो है इंडिया की करेंसी के रूप में वैसे देखें। वो जस्ट ये कह रहे हैं, और स्टेटमेंट मैंने उसमें देखा है उस खबर में, कि हम फाइनेंशियल एसेट के रूप में उसको देख सकते हैं रेगुलेशन के थ्रू, लेकिन हम उसको एक लीगल टेंडर के रूप में नहीं देख रहे हैं।
बिल की बात की आपने, मैं तो इन विषयों में उतना ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन आप जैसे विशेषज्ञ हो गए, मनीष जी जैसे हो गए, सिद्धार्थ जराबी जी हो गए, उन उन लोगों के साथ जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का बिल आ जाए, चाहे 2 साल पहले आ जाना चाहिए था, चाहे 2 साल बाद आए, वो स्टैटिक नहीं रहने वाला कि आपने हेलमेट पहनना वाले जैसे रूल है ना, वो 20 साल तक वैसे ही रहते हैं। ये बड़ा डायनेमिक बिल होगा, जिसमें शायद हर साल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। सरकार करे ना करे, 5 साल रुक जाए वो अलग बात है, लेकिन हर साल परिवर्तन की आवश्यकता होगी और अमेंडमेंट्स काफी इसमें किए जाएंगे, क्योंकि ऑन गोइंग ये एक वो है आपकी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल वो हम पहले बात करते रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं कि जब इतना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ब्लॉकचेन्स की बात हो रही है और इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको इसलिए मतलब गवर्नमेंट भी बोल रही है और गोपीनाथ भी बोल ही रही है कि इनको लोकेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए रेगुलेशन का भी एक अपने आप में चैलेंज है कि आप जी जी कैसे जरूर। पता करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे होगी। तो जाहिर सी बात है, और टेक्नोलॉजी हमेशा बदल रही है, डायनेमिक है, तो नेचुरल है एक स्पेसिफिक जो है कानून आज पारित भी हो जाए पार्लियामेंट में, तो जाहिर सी बात है वो सारी जितने भी रिस्क हैं या जितने इश्यूज हैं या जितने चैलेंजेस हैं, उनको एक साल में टैकल नहीं किया जा सकता। वो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड जो है वो चेंजेस तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड हैं और वो गवर्नमेंट को करने ही होंगे। नरेंद्र जी, तीसरी खबर पर चलते हैं, और ये भी बहुत बड़ी खबर है, वैश्विक खबर है। साल 2020 कोरोना ग्रस्त साल कहा जा सकता है। मैं दुनिया के सर पर जितना कर्ज चढ़ा उसने रिकॉर्ड बना दिया। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल डेट में कभी इतनी वार्षिक तेजी नहीं देखी गई जितनी 2020 में देखी गई। ये रिपोर्ट है, इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपने भी मेरे साथ शेयर की थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो 2020 में जो ग्लोबल डेट है वो बढ़कर 226 ट्रिलियन डॉलर हो गया। डॉलर में बोल रहा हूं मैं। ग्लोबल डेट अब जो है वो जीडीपी का 256% है। नरेंद्र जी, और डेटा क्या कहते हैं? आपने तो मैंने केवल हेडलाइन डेटा बताया, आपने डेटा को चर्न किया है, और क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं आपसे जानना चाहेंगे। ये जो खबर है एक लेवल पर वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो आईएमएफ है, उसके ब्लॉग पे लिखा है और उसमें ये डेटा दिया है जो बहुत ही चिंताजनक है। और बिल्कुल सही कहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इतना हाईएस्ट जो ग्लोबल पब्लिक डेट है, जो उधार है, जो वैश्विक उधार है, मतलब पूरे विश्व में जो उधार है, चाहे वो निजी है, चाहे वो इसको बोलते हैं सार्वजनिक है, मतलब इसको बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट डेट को मिला के जो आप कह रहे हैं, 226 ट्रिलियन डॉलर है इस टाइम। और 226 ट्रिलियन डॉलर यदि ग्लोबल डेट हो गया है, और अभी जो जीडीपी है, ये तो ऐसे 2020 की बात हुई है, और उस टाइम जीडीपी जो था वो 88 ट्रिलियन डॉलर था। मैं इसको और हम आसान शब्दों में कहें कि 88 ट्रिलियन डॉलर जो है 2020 में पूरी दुनिया का जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना उत्पादन हो रहा था, उसकी वैल्यू इतनी थी। और जो उधार था वो था 226 ट्रिलियन डॉलर। अब वो यदि और आसान शब्दों में कहो, जो कहें, जो आपने भी बताया उसको, कि 256% है वो पूरे जीडीपी का 2020 में, तो है ना। तो यदि 2020 में वो 256% जो है वो उधारी है, चाहे वो निजी है, चाहे वो सार्वजनिक है, जिसको कहते हैं पब्लिक डेट है, प्राइवेट डेट है, तो ये चिंताजनक बात है। आ, उसको ये समझने की जरूरत भी है कि उसमें से जो 256 में से जो 99% है वो पब्लिक डेट है, मतलब सार्वजनिक वित्त है वो ग्लोबल लेवल पे। इसका मतलब 256 में से यदि 99% जो ग्लोबल लेवल पे, जिसमें सरकार का ज्यादा डेट है, और इसका मतलब है कि 157% ऐसा है जो प्राइवेट डेट है, और उसमें मेनली प्राइवेट डेट में जो है, जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर है, उसने वो लोन लिया हुआ है या उधार ले रखा है। ये बहुत ही मतलब आप एक तरह से, और मैं आसान करना चाह रहा हूँ जिससे कि नंबर में ना फंसे दर्शक हमारे, कि ये क्या है कि आपका 100 ट्रिलियन डॉलर आपका जीडीपी नहीं है, और उसके 2.5 गुना जो है वो आपका उधार हो रखा है पूरी दुनिया के जितने 192 देश हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे है? उसमें बिल्कुल ये हिंट है जो रिफ्लेक्ट की भी जा रही है कि इसका मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, खासकर जो प्राइवेट कंपनीज है,
उन्होंने लोन बहुत ज्यादा ले रखा है जितना वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसको यदि आसान शब्दों में, और मैं आसान शब्दों में बात कर लूं, तो ये स्टॉक मार्केट का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और जो वास्तविक जो अर्थव्यवस्था है और जो उसके जो इंडिकेटर्स हैं जिसको हम जीडीपी कहते हैं या रोजगार बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब यानी कि उनमें एक मिसमैच है, गैप दिख रहा है। स्टॉक मार्केट कहीं और दिखा रही है और वही लोन के रूप में दिख रही है चीजें। कि देखिए हालत ये हो गया कि लोग या कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर इतना 157% जो है ज्यादा लोन ले रहे हैं और उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वास्तविक जो लोगों की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए थी, उनके रोजगार से या उनकी वस्तुएं उनके पास होनी चाहिए, उनका उपभोग बेहतर होना चाहिए था, उनकी आय बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही है और वो डेटा यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने मुझे एक खबर भेजी थी जो इसके साथ बिल्कुल, जिसे कहते हैं कंबाइन अटैच होती है। आपने अभी डिस्कस किया कि जो प्राइवेट लोन है, जो प्राइवेट कंपनीज अगर कहें वो भी लोन ले रही हैं, वो भी ज्यादा है। इसी मामले में अगर अब इसको डोमेस्टिक में देखें तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव जो कह रहे हैं वो उन्होंने इसके बारे में बयान दिया है। आपको पता होगा 2-3 सालों से इस बारे में डिस्कशन होता आया है कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया या आपका अडानी हो गया, उनको बैंकिंग सिस्टम में आने की इजाजत दी जाए या नहीं ना दी जाए, और नए बैंकिंग अमेंडमेंट जो जो बिल्स हैं वो लाए जाएं या ना लाए जाएं। ये हालांकि डिस्कशंस चल रहे हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष में बातें चल रही हैं, लेकिन ये स्टोरी आपने भेजी और मैं पढ़ रहा था, बाकी काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो चलते चलते आपसे इस बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डेवलपमेंट है और क्या डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है पूरा इस घटना का। राइट। बेसिकली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और ये जो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट यदि एक तरह से डेट जो है वो ज्यादा है, 157% है, इसका मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है वो लोन ज्यादा ले रही हैं। और जाहिर सी बात है जो एनपीएज में यहाँ पे भी हम पहले बात करते रहे हैं, उसमें जो प्राइवेट एंटिटीज हैं या जो प्राइवेट कंपनीज हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स हैं, उनका आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, वो एनपीए में या बैड लॉन्स में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। वही लिंकेज कहीं ना कहीं एक तरह से डायलेमा आरबीआई की तरफ से मूव हो रखा है कि क्या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हम नया बैंक खोलने की इजाजत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये डिबेट चली हुई है, मतलब ये डिबेट जो आप ठीक बोल रहे हैं 1-2 साल से चल रही है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने यही बात कही है कि, और वो हमारी एक तरह से बातों से ही लिंक होती है और उसी को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं या दर्शकों से बात करना चाहते हैं। वो उन्होंने यही बोला है कि जो बैंक्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं, इन दोनों में यदि गैप नहीं रहेगा तो समस्या होगी कि बैंक में जो पैसा आ रहा है वही जो हम कह रहे हैं 90% लोगों का या 70% लोगों का आ रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने सेविंग कर रखी है, और यदि वो लोन किसी और को दे दिया जाए या अपने, मान लीजिए यदि जो बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है उसी का बैंक हो गया, तो सेविंग तो उन्होंने कहीं गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, और पता लगा अपने लिए लोन दे दिया। तो ये जो क्लियरली डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, ये इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, ये बैंकिंग सेक्टर है, दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए। और वही वो बात कह रहे हैं, डिप्टी गवर्नर यही बोल रहे हैं और जो मुझे लगता है ठीक बोल रहे हैं, और वो हमारी जो और बातें हम कर रहे हैं उसी से लिंक हो रहा है। यदि ओवरलैप करने लगेंगे, कहने का मतलब है कि जो बिग इंडस्ट्रीज है, बिग कॉर्पोरेट सेक्टर है या बिग कॉर्पोरेट हाउसेज है, उन्हीं को ही हम बैंक दे देंगे, तो जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं या जो सेविंग है आम लोगों की, वो रिस्क पे होगी। कि ऑलरेडी हम बात करते आए हैं इन पॉइंट्स पे कि अभी तो हुआ, पिछले एपिसोड में बात कर ही रहे थे कि लगभग 5 लाख करोड़ में से, है ना, 5 लाख करोड़ में से 1.6 करोड़ ही उन्होंने वापस किया, और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है या 3 लाख करोड़ रुपया जो है उन्होंने नहीं लौटाया है। जो इसका मतलब है कि बड़ा जो एक तरह से अमाउंट है वो नहीं चुका पाए हैं बड़े इंडस्ट्रीज। और मान लीजिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने नहीं चुकाया है वो, तो जब उन्हें बैंक ही दे दिया जाए, अभी तो बैंक उनके हाथों में नहीं है, ये डिबेट चली हुई है, यदि डिप्टी गवर्नर यही बोल रहे हैं कि उनको बैंक ही दे दें हम, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो हमने 1.6 लाख करोड़ रुपया जो है उनसे ले लिया, हाँ, 5 लाख करोड़ में से, और छोड़ दिया हमने। तो जाहिर सी बात है कि पता नहीं फिर 1.6 लाख करोड़ रुपए यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो बेचारे सेवर्स हैं, जो आम आम जनता है, उसका पैसा उन्हें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो रिस्क पे आएगा। तो
जाहिर सी बात है वो डिबेट रिफ्लेक्ट हो रही है उस स्टेटमेंट में डिप्टी गवर्नर के। तो जैसा आपका निजी तौर पर मानना है, सबका अलग अलग राय हो सकती है कि, और इसके बारे में आपके कई तर्क भी हैं कि बैंकिंग सेक्टर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, बाकी और भी जो रिफॉर्म्स हैं चीजें हों, अलग अलग हो या ना हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर और जो बड़े बड़े जो जो कॉरपोरेट घराने हैं वो कम से कम अलग रहना चाहिए। हाँ, अपने आप में बैंकिंग का भी एक कॉरपोरेट घराना हो जाता है, जैसे एचडीएफसी अलग है लेकिन वो किसी रिलायंस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। ये प्रथम दृष्टिया हमें भी सही लगता है। और जैसा कि आप भी पढ़ते रहते हैं दर्शकों के कमेंट, मैं भी पढ़ते रहता हूं, तो दर्शकों से भी बाकी सब्जेक्ट्स पे भी राय दें और इस बारे पे भी राय दें कि क्या कॉरपोरेट घराने जो हैं उनके उनके साथ उनको बैंक खोलने की या बैंक चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, शुक्रिया आपका भी और दर्शकों का भी, इस तरह से हमारे से बातें करते रहें, कमेंट करते रहें और अच्छा नॉलेज जनरेट करें हम लोग। जी बिल्कुल। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए। शुक्रिया।